वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज जगवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज क्षमा चाहता हूं आपसे क्योंकि काफी लेट हो गया हूं मैं आपके लिए कुछ नई वीडियो, कुछ नया एक शानदार कंटेंट लेकर आने में। लेकिन आज जो मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूं ना, वो वाकई में बहुत शानदार कंटेंट है। यानी कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही खतरनाक केस स्टडी। बिलीव मी गाइस, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एकदम बहुत ध्यान से देखिए, डिटेल में जाकर आगे पीछे कर करके इसको देखिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी कंपनी की एक केस स्टडी लेकर आया हूं आपके लिए कि जो सिर्फ 2015 में जन्मी और जिसने फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट जैसी कंपनी से फंडिंग भी ली। यानी कि कोई छोटी बात होती है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आप समझ कर देखिए, जब भी कोई बड़ी कंपनी किसी एक कंपनी के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो इसका मतलब वो अच्छी तरीके से उसका ड्यू डिलिजेंस करेगी, उसको सारी चीजें चेक करेगी। इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका बेसिकली ऑपरेशंस कैसे कर रही है, ये प्रॉफिट्स कैसे कमा रही है, इसके रेवेन्यूज कितने अच्छे जनरेट हो रहे हैं, सेल्स कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रही है, वो हर एक चीज को चेक करती है जब भी उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है। इसका मतलब कि जब बड़ी कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कंपनी एक नंबर है। मैं इसी वजह से आपके लिए बहुत ही खतरनाक केस स्टडी लेकर आया हूं। देखिए, मेरा बस एक ही सपना है कि आपका सपना पूरा हो जाए, और इस केस स्टडी के जरिए आपको वो सारी लर्निंग्स मिलेंगी कि जिनकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। देखिए, कुछ कंटेंट देखने से, कुछ रेलिवेंट कंटेंट देखने से, कुछ जेन्युइन कंटेंट देखने से आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि मेरे को अपने बिजनेस को कैसे लेकर जाना है, मेरे को अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर, कौन से लेवल पर उसको स्टैंड करना है। इसी वजह से तो मैं आपके लिए खतरनाक केस स्टडी लेकर आता हूं। सो प्लीज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं निंजा कार्ट के ऊपर। निंजा कार्ट एक बहुत ही शानदार कंपनी है। वैसे तो इसके कई सारे को फाउंडर्स हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मिस्टर थीरू कुमार, जो कि निंजा कार्ट के को फाउंडर है। बहुत ही साधारण व्यक्ति, बहुत ही सिंपल व्यक्ति। इन्होंने IIM से अपनी MBA की, उसके बाद में इनकी एक्सिस बैंक के अंदर इनकी जॉब लगी। वहां पर साल डेढ़ साल या कुछ टाइम तक इन्होंने नौकरी करने के बाद इनके मन में आया कि नहीं, अब मेरे को अपना कुछ करना है। यानी कि मेरे को कुछ बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ बड़े पेन को रिलीव करना है, कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा जरूर करना है जिससे मैं अपने देश को कंट्रीब्यूट कर पाऊं। और उसके बाद इन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स खोले, जैसे कि कुछ एडटेक स्टार्टअप्स भी खोले उन्होंने, कुछ इन्होंने जो है बिरयानी होम डिलीवरी भी खोला, कई सारे और भी स्टार्टअप्स खोले, लेकिन उनमें इनको एक प्रॉपर फेलियर मिला। और आपको अच्छी तरीके से पता है, और नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि फेलियर से अच्छी लर्निंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इन्होंने इतने ज्यादा स्टार्टअप्स खोल चुके थे ये कि इनको फेलियर ले लेकर इनको बहुत ज्यादा लर्निंग मिल चुकी थी। फिर इन्होंने क्या किया कि 2015 में इन्होंने अपनी एक नई कंपनी निंजा कार्ट को फाउंड किया। निंजा कार्ट का बेसिकली काम क्या था कि वो ग्रोसरी स्टोर्स की ब्रांडिंग करती थी और अपने प्लेटफॉर्म से उनके प्रोडक्ट्स को सेल करती थी, जिसमें कि अपनी थोड़ी बहुत वो कमीशन चार्ज करते थे। उनका बिजनेस ठीक चल रहा था, मतलब एक अच्छी खासी सेल भी वो निकाल रहे थे, एक अच्छी तरीके से वो एक्सपेंड भी कर रहे थे। लेकिन उसके अंदर एक दिक्कत ये आ रही थी कि वो मार्जिन वो ज्यादा अच्छा नहीं ले पा रहे थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा था। ये समझिए कि बहुत बड़े बड़े जाइंट उनके सामने कंपटीशन के अंदर थे, जैसे कि बिग बास्केट है, ग्रोफर्स.com है। ये इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं कि इनके सामने इनका टिकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये समझिए। क्योंकि जब ये लोग टिके हुए हैं तो इनको अपने प्रोडक्ट को या अपनी एप्लीकेशन को या अपनी सर्विसेज को देने के लिए काफी ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ रहा था। और इसी चीज को देखते हुए मिस्टर थीरू कुमार ने सोचा कि हमको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसा करते हैं कि एक नई एक्टिविटी उन्होंने लॉन्च की, जिसमें इन्होंने क्या किया कि अपनी टीम को बोला कि आपको क्या करना है कि संडे वाले दिन 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है, और मंडे वाले दिन 5% कम डिस्काउंट देना है, ऐसी ट्यूसडे वाले दिन, ऐसी वेडनेसडे वाले दिन, अल्टरनेट डेज पर इन्होंने डिस्काउंट को सेट किया। इससे उनको जो डेटाज मिलना स्टार्ट हुआ, वो डेटाज में इनको पता लगा कि जो है हमारी कंपनी जिस दिन 5% ज्यादा डिस्काउंट देती है उस दिन हमारे पास बहुत ज्यादा कस्टमर होता है, और जिस दिन 5% हम कम डिस्काउंट देते हैं उस दिन तो बल्कि हमारा खुद का कस्टमर भी हमसे चला जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को जो है एक एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी की तरह पोजिशनिंग नहीं कर रहे हैं, हम एज अ डिस्काउंटिंग कंपनी की तरह पोजिशनिंग कर रहे हैं। तो वो चीज गलत है। अगर हम डिस्काउंट देते रहेंगे तो अपने आप अपनी जो कंपनी है निंजा कार्ट, उसको ना ही तो हम स्टेबल कर सकते, ना ही उसको सस्टेन कर सकते, और ना ही उसको हम एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकते। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा
कि हमको कुछ ना कुछ नया जरूर करना चाहिए। और वो नया इन्होंने अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर देखा कि देखिए निंजा कट के अंदर ये वेजिटेबल्स को भी सेल कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक स्टेप और पीछे चले गए डायरेक्टली फार्मर के पास में। अब जब ये फार्मर के पास पहुंचे तो इन्होंने एक नई, कहते ना, एक नई टेरिटरी के अंदर, एक नई इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने कदम रखा। फार्मर्स की अपनी एक अलग इंडस्ट्री है, वेजिटेबल्स की अपनी एक अलग इंडस्ट्री है, उसके अंदर जब इन्होंने कदम रखा तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स कि मिस्टर थीरू कुमारन कहते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है वो मेरे लिए एक्चुअल में एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी थी, और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके आज मैंने निंजा कट को इस लेवल पर पहुंचाया है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम इन्होंने क्या देखी कि जो बेसिकली जो फार्मर है वो जब मंडी अपनी वेजिटेबल्स को लेकर जाता है ना, तो जितने भी सारे बिचौलिए हैं वो जब भी उनकी वेजिटेबल्स को खरीदते हैं तो उनको पैसा काफी लेट देते हैं, यानी कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या जब तक उनकी वेजिटेबल सेल नहीं हो जाती, यानी कि जब उनका मन करता है जब वो पैसा देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि कभी कभी क्या होता है कि जो बिचौलिए हैं वो अपनी जो, जैसे कि फार्मर से किसी वेजिटेबल को खरीदने के बाद वो उसको होल्ड कर लेते थे। वो ये सोचते थे कि 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन बाद उसको सेल करेंगे, जिससे क्या होगा कि हो सकता है आगे चल के इसका प्राइस बढ़ जाए। अगर हम स्टॉक कर लेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो जब हम इसको सेल करेंगे, इसके अंदर भले ही बिचौलिए का फायदा हो रहा था, लेकिन इसमें फार्मर का नुकसान था, क्योंकि फार्मर को कॉस्ट वही मिल रही है, उसको प्राइस वही दी जा रही है। दूसरा इसके अंदर बहुत बड़ा घाटा यह था कि जो फूड था उसकी अपनी एक लाइफ होती है, तो फूड की लाइफ कम हो रही थी और फूड की क्वालिटी खराब हो रही थी, और जो कंज्यूमर के पास फूड जा रहा था वो एकदम बेकार फूड जा रहा था, जिसकी वजह से कंज्यूमर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ये 2 प्रॉब्लम्स इन्होंने बहुत ही शानदार देखी। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम इन्होंने क्या देखी कि फार्मर अगर उसके पास ट्रांसपोर्टेशन हो तो वो बिचौलियों को अपना सामान ना बेचे, वो डायरेक्टली जाकर रिटेलर को देगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर हर एक फार्मर के पास में उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अगर हम अवेल करा दें तो वो एक बिचौलिए को क्यों देगा, वो तो डायरेक्टली जाकर रिटेलर को देगा, जिससे उसको एक अच्छा मार्जिन मिलेगा, एक अच्छी कॉस्ट मिले, एक अच्छा प्राइस मिलेगा उसको। यही तो वो चाहते थे। ये तीसरी प्रॉब्लम थी। चौथी प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने पता क्या देखा कि 30 से 35% के लमसम जो है फूड वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता है कि कभी कभी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कुछ दिक्कत आने की वजह से पता है फूड वहीं रखा रह जाता है तो वो वेस्ट हो गया। कभी कभी ब्रोकर्स ने जो है उसको होल्ड कर लिया तो वो वेस्ट हो गया। कभी कभी क्या है कि कभी सेल ही नहीं हुई, इसकी वजह से वो वेस्ट हो गया। तो ये चीज भी तो एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रही थी। जब सोच कर देखिए 100 में से 30 से 35% ही अगर वेस्ट हो गया तो हमारे पास बचा ही कितना, 60 से 65%। और उसको अगर हम सेल करेंगे तो एक अच्छी प्राइस पे सेल करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बचा है, और जब थोड़ा सा बचा है तो उसकी डिमांड अच्छी होगी और उसकी प्राइस भी हम अच्छी ही चार्ज करेंगे। तो इसकी वजह से कंज्यूमर को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर पता है एक और चीज क्या थी मालूम है कि जो फार्मर है उसको एक्चुअल प्राइस नहीं मिल रही थी, यानी कि जो मेन मुनाफा है उसको ब्रोकर्स खा जाते थे। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, फार्मर क्या करते थे, वो एक किसी बिचौलियों को सेल करते थे, बिचौलिया किसी बड़े बिचौलियों को सेल करता था, बड़ा बिचौलिया किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता था, फिर वो क्या है कि वो डायरेक्टली रिटेलर के पास देता था और रिटेलर फिर कंज्यूमर के पास देता था। यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू चेन के अंदर सभी लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके अपने भी तो मार्जिन हैं, और उन मार्जिन की वजह से पता क्या होता था कि बेसिकली प्राइस बढ़ती जाती थी, और वो प्राइस डायरेक्टली कंज्यूमर को इम्पैक्ट करती थी। यानी कि जो ये समझिए कि जो आपका फार्मर है उससे अगर 5 रुपए किलो कोई अगर वेजिटेबल खरीदी गई है तो वही वेजिटेबल आपका कंज्यूमर के पास में 30 से 35 रुपए किलो पर जा रही थी। तो इतना बड़ा जो अमाउंट है वो कैसे हो रहा था, वो इसी कहते ना इसी इनएफिशिएंसी की वजह से, इसी ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से, इसी बिचौलियों की कमी की वजह से, इसी जो वेस्टेज की वजह से, इन सारी प्रॉब्लम्स को मिस्टर थीरू कुमारन ने बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड किया। क्योंकि पता है उन्होंने क्या किया कि वो डायरेक्टली जाकर मंडी में ही सोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि अगर हम मंडी में नहीं सोएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मंडी के अंदर चलता क्या है। क्योंकि बेसिकली मंडियां तो रात में है चलती हैं,
दिन में तो ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, रात में उसके अंदर बड़ा से बड़ा कुछ कंसाइनमेंट्स होते हैं, कुछ बड़े से बड़े जो वेजिटेबल्स हैं गांव से भी फार्मर्स लेकर आते हैं, ट्रक्स में आती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ में आती हैं और रात में ही सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है। ज़्यादातर उन्होंने कोशिश की कि हम उसी के अंदर सोएंगे मंडी के अंदर, और वहाँ पर सोकर 3 महीने के अंदर उन्होंने सब कुछ सीख लिया और उन्होंने कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जो कि फार्मर के बहुत बड़े सपोर्टर बने। यानी कि आज की डेट में आप जानते हो सिंघू बॉर्डर पे कितना बड़ा एक प्रोटेस्ट चल रहा है। सिंघू बॉर्डर पे एक कहते ना एक बहुत बड़ा एक अनशन चल रहा है, लेकिन निंजा कार्ट ने वो करके दिखाया कि फार्मर का एक बहुत बड़ा वेल विशर बनी, बहुत बड़ा सपोर्टर बनी। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको दूंगा कि निंजा कार्ट ने क्या किया। निंजा कार्ट ने बेसिकली अपने हर जगह पर कलेक्शन सेंटर्स बनाए। कलेक्शन सेंटर्स क्या करते थे कि फार्मर से वेजिटेबल्स को खरीद लेते थे और वो डायरेक्टली फुलफिलमेंट सेंटर में भेज देते थे, और फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो अपनी वेजिटेबल्स को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे भेजकर उसको सारी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इससे क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत खत्म होगी, क्योंकि हर एक गांव में अपना एक कलेक्शन सेंटर है, तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत खत्म। दूसरा इन्होंने क्या किया कि वो जो है एक उन्होंने अपनी इन हाउस ईआरपी डेवलप की। यानी कि आप जानते हैं एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग, ईआरपी कहते हैं एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग। इसकी वजह से आप जो है एक अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट किया तो आप हर एक चीज को पता कर सकते हो कि मेरे यहाँ पर कौन सा स्टॉक बचा हुआ है, कौन सा खत्म होने वाला है, कौन सा एक्सपायर होने वाला है, कौन सा ऐसा है कि जिसको मैं जल्दी से जल्दी सेल करूं, कौन सा ऐसा है कि जिसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी। सारी चीजें आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, और उसी ईआरपी की वजह से मिस्टर थिरुकुमारन के लिए बहुत इजी हुआ अपने बिजनेस को हैंडल करना, उसकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके हर एक सेगमेंट पर एक प्रॉपर फोकस बनाए रखना उनके लिए बहुत इजी हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि एक ट्रैकेबल टेक्नोलॉजी सिस्टम लेकर आए, जिसमें क्या था कि उन्होंने RFID एक टेक्नोलॉजी होती है, उसकी हेल्प से वो वेजिटेबल्स को वो आइडेंटिफाई कर लेते थे कि इस वेजिटेबल की लाइफ कितनी बची है। यानी कि आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सपोज कीजिए अभी कोई फार्मर आता है और फार्मर जाकर कलेक्शन सेंटर पे अपनी किसी वेजिटेबल को सेल कर देता है, तो अगर उसकी लाइफ कुछ बची ही नहीं है तो हो सकता है कि जब तक कलेक्शन सेंटर से कंज्यूमर के पास पहुंचे तो वो पूरी वेजिटेबल ही खराब हो जाए। तो ये चीज़ तो नहीं चाहिए ना ही तो ये चीज़ निंजा कार्ट को चाहिए, ना ही ये चीज़ कंज्यूमर को चाहिए, ना ही ये चीज़ पूरी वैल्यू चेन के अंदर किसी को चाहिए। तो क्या हुआ, इसके अंदर उन्होंने इस RFID टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो ये पता कर लेते थे कि इसकी लाइफ कितनी बची है, तो वो उसी वेजिटेबल को खरीदते थे जिसकी लाइफ अच्छी है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसको वो चाहते हैं कि ये इस क्वालिटी की वेजिटेबल हमें खरीदनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि कंज्यूमर के पास में एक एक्चुअल प्रोडक्ट पहुंचने लगा, कंज्यूमर के पास में एक वैल्यूएबल थिंग्स पहुंचने लगी, कंज्यूमर को एक सही प्राइस में एक सही प्रोडक्ट मिलने लगा। तो कंज्यूमर भी खुश था और फार्मर भी खुश था। फिर क्या हुआ कि इन्होंने एक बहुत ही शानदार काम क्या किया कि ईआरपी की हेल्प से इनकी स्पीड तो बढ़ती ही जा रही थी। तो कलेक्शन सेंटर पे जिस टाइम पर ये क्या कहते हैं कि वेजिटेबल्स को खरीदते थे, उसके 12 घंटे के अंदर उसी वेजिटेबल को वो डायरेक्टली रिटेलर के पास और रिटेलर से कंज्यूमर के पास, यानी कि स्पीड इनकी बहुत जल्दी हो चुकी थी। तो जो पैसा फार्मर को 15 दिन बाद मिलता था, वही पैसा फार्मर को निंजा कार्ट की हेल्प से 24 घंटे के अंदर मिलने लगा। यानी कि आप सोचिए फार्मर की कितनी बड़ी हेल्प हुई। फार्मर को एक कहते हैं एक सही प्राइस मिल रहा था, उसको घर से बाहर निकलना नहीं पड़ रहा था, उसके पास में ही वो उसको सेल कर सकता था, और जो पैसा 15 दिन में मिल रहा था वो उसको तुरंत मिल रहा था। और क्या था कि बीच के मार्जिन सारे हट चुके थे, फार्मर को एक एक्चुअल प्राइस मिल रही थी जो उसको मिलनी चाहिए थी। और ये सारी चीजें किसकी हेल्प से हुई? निंजा कार्ट की हेल्प से। अब आते हैं वेस्टेज पर। वेस्टेज के लिए मिस्टर थिरुकुमारन ने एक बहुत ही शानदार तरीका देखा, और वो तरीका क्या था कि उन्होंने इन हाउस ईआरपी तो डेवलप की हुई थी, उसकी हेल्प से उन्होंने ये चेक किया कि हमारे जो परचेज सिनेरियो है, यानी कि बेसिकली उसको CPF कहते हैं, कस्टमर्स परचेज जो कहते हैं फोरकास्टिंग, कस्टमर परचेज फोरकास्टिंग उन्होंने की कि हमारे कौन से सीजन में, कौन से टाइम पर, कौन से समय पर कौन सी वेजिटेबल ऐसी है जो ज्यादा सेल होती है। तो हम जो वेजिटेबल ज्यादा सेल होती है उसी की हम प्रोडक्शन बढ़वाएंगे, उसी के लिए हम जो है बेसिकली फार्मर को ऑर्डर देंगे कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा आप उगाइए। तो इससे क्या होने लगा कि
कभी कभी क्या होता है कि फार्मर ने तो कोई वेजिटेबल उगा ली, लेकिन उसके लिए मार्केट के अंदर कोई ग्राहक नहीं है, तो वो बेसिकली वो वेस्ट हो जाती है। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने ये चीज पता कर ली थी कि बेसिकली कंज्यूमर को किस तरीके की वेजिटेबल चाहिए, कौन सी वेजिटेबल चाहिए, कौन से समय पर कैसी वेजिटेबल चाहिए। तो उन्होंने ये पता कर लिया था कि कंज्यूमर की परचेज फोरकास्टिंग उन्होंने अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ ERP कर चुके थे वो। और उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली जाकर फार्मर को बोला कि आपको ये तरीके की और ऐसी ऐसी तरीके की आपको वेजिटेबल्स उगानी है, और उन्होंने उगाना स्टार्ट किया और डायरेक्टली जाकर आपका निंजा कार्ड को सेल करना स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि वेस्टेज बहुत कम हो गया, यानी कि जो वेस्टेज 30 से 35% था वो अराउंड 1 to 3% रह गया। ये कितना बड़ा चेंज है, यानी कि जो चीज हमारे पास 100 में से 65 ही बचती थी, आज वो 100 में से 98 बचने लगी है। तो ये चीज एक बहुत बड़ी चीज है। फार्मर के लिए जो पैसा उसको 15 दिन में मिलता था वो उसको तुरंत मिलने लगा, जो पैसा उसको 5 रुपए मिलता था आज वो उसको 15 रुपए मिलने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट क्रिएट करके दिया है निंजा कार्ड ने। मैं आपसे भी कहूंगा, जहां कहीं पर भी आप अगर कोई गलती कर रहे हैं तो प्लीज आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, या इस वीडियो को देखकर आपको कुछ लगा है कि हाँ मैं कहीं पर कुछ सुधार सकता हूं तो मेरे को जरूर बताइए। मैं आपके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना कर दूंगा। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और करवाइए, हमारी इस केस स्टडी को सब जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा क्वालिटी कंटेंट लेकर आता हूं और कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आता हूं जो आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में हर जगह आपकी हेल्प करेगा। सो प्लीज आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और करवाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से जबरदस्ती सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आपको पता है क्वालिटी कंटेंट लाना ही हमारा कर्म है। सो प्लीज नमस्कार, कमेंट सेक्शन के अंदर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।